नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, अगर मैं वसीयत बनाकर प्रॉपर्टी तुम्हें दे सकता हूँ तो वसीयत बदल कर प्रॉपर्टी तुमसे छीन भी सकता हूँ। परसों की मृत्यु हुए 13 दिन बीत चले। आज 13वीं के दिन उसकी पगड़ी की रस्म चल रही थी। घर का आंगन परिवार कुटुंब के सदस्यों से अटा पड़ा था। आंगन में पाटे पर उसकी सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा बैठी हुई थी। पाटे पर परसू की बड़ी बेटी को बैठा हुआ देखकर गांव बिरादरी वाले मंद स्वरों में अपना आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे और श्रद्धा के ताऊ तो क्रोध के अतिरेक में बोल उठे, अरे यह क्या जग से निराली बात कर रही है। परसू की छोरियों के भी कभी क्या पगड़ी बंधी है आज तक। अरे जरा यह तो सोचो, बाप को मुझ नहीं मिलेगा तो तुम चारों क्या कभी सुखी रह पाओगी। यह सब सुनकर श्रद्धा बोल उठी, ताऊ जी, बाबू ही बोल कर गए थे कि मेरा क्रियाकर्म मेरी बड़ी बेटी करेगी और वह भी मेरे नाम की पगड़ी बंधवाएगी। हम तो बस बाबू की आखिरी इच्छा का मान रख रहे हैं। उसका समर्थन करते हुए परसू के बड़े और मझले दामाद एक स्वर में बोल उठे, हम सब बस बाबूजी की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि पगड़ी की रस्म शांति से पूरी हो जाने दीजिए। इस तरह पारंपरिक चलन के विपरीत परसू की बड़ी बेटी को उपस्थित जनों के विरोध और असहमति के स्वरों के मध्य पगड़ी पहना दी गई। श्रद्धा ने अपनी छोटी बहनों और उनके परिवारों के प्रति पिता की भारी कर्तव्य और उत्तरदायित्व के भार से भारी हो आई पगड़ी पहन ली और कब वह सुख भरे विगत दिनों से आंख मिचौली खेलने लगी उसे पता ही नहीं चला। वे दिन कितने सुखद थे जब उसके ऊपर माँ और बाबू का सुकून भरा साया था। वे सब लोग कितने खुश थे, उनके घर आंगन में असीम सुख था। उसे याद है, उसने एक दिन बाबू से कहा था, बाबू मुझे साइकिल ला दो। वह मिस्राइन का बेटा हमेशा मुझे चिढ़ाता है कि मैं कभी साइकिल की सवारी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अरे नहीं नहीं, हम अपनी बिटिया रानी के लिए कल ही शहर से साइकिल ला देंगे। अरे श्रद्धा के बाबू, क्यों छोरियों को छोरों के रंग में रंगने पर तुले हुए हो। छोरियाँ भी कभी साइकिल चलावे हैं। अरे शोभा, तू भी कैसी पुराने ज़माने की बातें कर रही है। अरे आज समय बदल गया है, छोरी साइकिल ही तो मांग रही है, हवाई जहाज थोड़े ही मांग रही है। मेरी छोरियाँ किसी बात में कम है क्या छोरों से, बताइयो। चारों की चारों इतनी अच्छी तरह से पढ़ लिख रही हैं, रूप गुणों की खान है मेरी चारों बेटियाँ। बताइयो ज़रा, पूरे गांव में मेरी बेटियों जैसी सुंदर और सुशील किसी की छोरियाँ है क्या? नहीं ना। बस बस श्रद्धा के बापू, मेरी छोरियों को नज़र लगाओगे क्या? तनिक हंसते हुए माँ ने बाबू से कहा। यह सब याद करते करते श्रद्धा की आंखों के कोर भीग आई। माँ बाबू की जोड़ी साक्षात राम सीता की जोड़ी लगा करती। नाम के अनुरूप उसकी माँ अप्रतिम रूप की सौगात के साथ जन्मी थी। माँ बताया करती कि मात्र 12 वर्ष की कच्ची उम्र में वह गौने के बाद पिता के घर आ गई थी। एक दूसरे की अटूट नेह प्रीत के बंधन में बंधे वे आदर्श दंपति के रूप में जाने जाते। माँ बताया करती कि बाबू कभी उसे अकेले मायके या कहीं नहीं जाने देते थे। जहाँ जाते साथ जाते या फिर उसी दिन वापस लिवा लाते। कुल मिलाकर उनसे माँ का बिछोह एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, विधाता भी सच्ची प्रीत करने वालों की ही परीक्षा लेता है। गांव में डेंगू फैलने पर शोभा भी डेंगू का शिकार हो गई और समय पर उपचार न मिलने के कारण मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में स्वर्ग सिधार गई। यूं अकस्मात इतनी कम उम्र में पत्नी का साथ छूट जाने से परसू अपना मानसिक संतुलन गंवा बैठा और अवसादग्रस्त हो गया। पत्नी की मृत्यु के वर्ष भर बाद तक वह खेतीबाड़ी का ध्यान न रखता और दिन दिन भर बस रोया करता। किसी की सलाह पर उसकी बेटियां पास के शहर के एक नामी मनोचिकित्सक से दवाइयां दिलवा कर लाई, जिससे उसकी स्थिति में निरंतर सुधार आता गया और धीरे धीरे वह खेतीबाड़ी के काम में रुचि लेते हुए सामान्य हो गया। बेटियां और दामाद पिता में आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। वक्त बीतता गया। बढ़ती उम्र के साथ परसू सोचने लगा कि उसे अपनी ज़मीन जायदाद का बंटवारा कर वसीयत बना देनी चाहिए। बेटियों को बेइंतहा प्यार करने के बावजूद वह पुराने ख्यालों वाला आदमी था। उसने अपनी वसीयत में अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बड़े भाई के बेटों के नाम लिख दी। उसके कुछ घनिष्ठ दोस्तों ने उसे समझाया भी कि कायदे से उसे अपनी सारी संपत्ति और जमीन खेत भाई के बेटों के बदले बेटियों के नाम करनी चाहिए। वही अंतिम समय तक उसकी सेवा करेंगी और उसके काम आएंगी। लेकिन उस वक्त उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हुए आखिरकार अपनी जमीन जायदाद खेत भतीजों के नाम कर दिए। भोला परसू अपने भाई भतीजों की स्वार्थी मनोवृत्ति से सर्वथा अनजान था।
वह शुरू से अपने भाइयों के साथ रहता आया था और भाई भतीजे उसकी संपत्ति पाने की लालसा में उसका काफ़ी ध्यान रखते। लेकिन भतीजों के नाम ज़मीन जायदाद लिखे जाने के बाद उसके प्रति उनके व्यवहार में ठंडापन आने लगा। भाई भतीजे अब उसके खाने पीने, कपड़े लत्तों का उतना ध्यान नहीं रखते जितना कि वे पहले रखते थे। उन्हें परसू अब बोझ लगने लगा था। अब वह 65 वर्ष का होने का आया था। उस दिन परसू की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसके कारण वह उस दिन खाट से नहीं उठा। दिवाली का दिन था। भाई भतीजे ने मिलकर लक्ष्मी पूजन कर लिया और परसू को पूजा में शामिल होने के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। पिता के साथ यह अपमानजनक व्यवहार देखकर उसकी छोटी बेटी और दामाद, जो उसके घर के पास ही रहते थे, उसके ना कहने के बावजूद भी उसे अपने घर ले गए। उन्होंने उससे कहा, बहुत हो गया बाबू, अब आप हमारे घर में रहेंगे। जिस घर में आपका मान न हो वहाँ हम आपको हरगिज नहीं रहने देंगे। उसके बाद दामाद ने परसू को घर का बुजुर्ग होने का सम्मान देते हुए अपने माता पिता के साथ उसके हाथों भी लक्ष्मी पूजन करवाया। उस दिन परसू को पहली बार एहसास हुआ कि खून के रिश्तों के सामने सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। ऐन दिवाली वाले दिन अपने पुरखों का घर छोड़ने और बेटी के यहाँ त्योहार मनाने पर उसका परंपरावादी मन कुछ बेचैन अवश्य हुआ, लेकिन यह सोचकर अपने आप को दिलासा दिया कि समय बदलने के साथ साथ उसे भी अपने आप को बदल लेना चाहिए और नए दौर में बेटियों को ही बेटा मानना चाहिए। परसू ने अपने मन को समझा ही लिया। बेटी के यहाँ रहना उसे बहुत अच्छा लगा, जहाँ भाई भतीजे के घर उसे अक्सर अपने अनचाहे होने का एहसास होता। उनके व्यवहार में बेगानापन और ठंडापन नजर आता। बेटी दामाद के घर उनके स्नेहिल व्यवहार से वह अभिभूत हो गया। उनके साथ उसके समधी समधन भी उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते। नाती नातिन नाना नाना की रट लगाए उसके आगे पीछे घूमते रहते। परसू को बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता। 3 महीने बाद उसके बड़े बेटी दामाद बहुत आग्रह कर उसे अपने घर ले गए। वहाँ भी उसे एक अनोखे अपनेपन का एहसास हुआ, जिसकी कमी उसे अपने भाई भतीजे के यहाँ लगती थी। वह एक एक कर चारों बेटियों के यहाँ रहा और सभी के यहाँ उसे वह ममत्व और अपनत्व मिला, जिसकी कमी उसे अपने भाई भतीजों के यहाँ लगती थी। देर से ही सही, लेकिन उसे अब एहसास हो गया कि अपनी संतान के सामने सारे रिश्ते बेमानी हैं। परसू का मन अपनी बेटियों में पूरी तरह से रम गया। अब भाई भतीजों के घर की अपेक्षा बेटियों के यहाँ रहना उसे बहुत अच्छा लगने लगा और एक दिन उसने वकील बुलाकर अपनी वसीयत बदल कर अपनी सारी चल अचल संपत्ति बराबर बराबर अपनी चारों बेटियों के नाम कर दी। बेटियों के पास रहते हुए परसू को 10 वर्ष होने आए। सभी नाते रिश्तेदार सगे संबंधियों के सामने परसू अपनी चारों बेटियों की बड़ाई करते नहीं अघाता। वह सबसे कहा करता, भगवान अगले जन्म में भी मुझे इन चारों बेटियों का पिता बनने का सौभाग्य देना। कुछ दिनों से परसू की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब चल रही थी। बेटी दामाद ने उसकी सेवा ससुरवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम होते होते उसकी बोली बहुत छिड़ हो गई। उसने दूसरे गांव में रहने वाली अपने बेटियों और दामादों को भी बुलवा भेजा और सबके इकट्ठे होने पर उनसे कहा, मेरी परम इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम चारों बेटियां मुझे कंधा देकर शमशान पहुंचाओ। श्रद्धा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है, मुझे मुखाग्नि तू ही देगी, मेरा अंतिम संस्कार करेगी और मेरे नाम की पगड़ी भी तू ही पहनेगी। मेरे बाद अपनी तीनों बहनों का माँ की तरह ध्यान रखना, देखना कि वह किसी बात से दुखी न हो पाए। मेरे बाद बहनों की पूरी जिम्मेदारी तेरे ही ऊपर है। चारों बेटियां पिता की यह बात सुनकर सिसक उठी। अगले ही दिन सुबह भोर के वक्त परसू ने आखिरी सांस ली। परसू की मौत की खबर सुनकर उसके सारे भतीजे भतीजी, भाई और कुटुंब के सभी लोग बड़ी बेटी के घर आ गए। श्रद्धा के परसू को मुखाग्नि देने के निर्णय की खबर सुनकर उसके भाई ने अपनी चारों भतीजियों से कहा, बेटा, परसू तो बुढ़ापे में सनक गया था, इसलिए उसने तुझे मुखाग्नि देने के लिए कहा। क्या हम मर गए हैं जो हमारे होते हुए तुम चारों अर्थी को कंधा दोगी और श्रद्धा मुखाग्नि देगी? तुम चारों तो घर में आने जाने वालों को संभालो, क्रियाकर्म की सारी व्यवस्था हम संभाल लेंगे। तभी बड़ी बेटी श्रद्धा बोल उठी, बाबू को मुखाग्नि मैं दूंगी, यही बाबू की अंतिम इच्छा थी और मैं उनकी इस आखिरी इच्छा को हर हालत में पूरी करूंगी। तीनों बहनों और सभी दामादों ने भी अत्यंत दृढ़ता से बड़ी बहन के इस कथन का समर्थन किया। बेटियों के हाथों परसू को कंधा देने और क्रियाकर्म की बात दूर दराज के गाँव में फैल गई और उसकी अंतिम यात्रा में सुदूर गांव के लोगों ने भी शिरकत की।
परसू की बड़ी बेटी ने आंसुओं से डबडबाई आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। गांव भर के लोग हैरान थे, कुछ नाराज थे तो कुछ को ऐसी बेटियों पर नाज हो रहा था। फिर आज 13वीं के दिन बड़ी बेटी को पगड़ी पहनाया जाता देखकर गांव के सरपंच, पटवारी, तहसीलदार और बीडीओ आदि अनेक अधिकारियों ने परसू के इन क्रांतिकारी कदमों की प्रशंसा की और कहा कि परसू सही मायनों में आधुनिक और प्रगतिशील थे, जिन्होंने अपनी नई सोच से अपने समाज और गांव को एक नई पहचान दिलाई। उसने बता दिया कि बेटियां भी किसी मायने में बेटों से कम नहीं हैं और बेटियां भी अपने पिता का सबसे बड़ा संबल होती हैं। यह सब देखकर परसू की बेटियों की आंखें नम हो आई अपने बाबू की याद में, और उन्हें अपने बाबू पर फक्र हो आया। उन्हें लगा उनके बाबू जैसे उनके आसपास ही थे और उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी? परसू का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।